वेलकम टू स्टडी फॉर योरसेल्फ। मैं हूं मनिका बिस्ट और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका शॉक थेरेपी। हम ये समझेंगे कि शॉक थेरेपी की परिभाषा क्या है या एक्चुअल में शॉक थेरेपी थी क्या। साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि उसकी विशेषताएँ क्या है और अंत में उसके क्या परिणाम निकले। ठीक है जी, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं शॉक थेरेपी की परिभाषा क्या थी, कि शॉक थेरेपी कहा किसे जाता था। अब देखो, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाते हैं कि आपको ये पता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हो गया था। पूरा विश्व जो था वो दो भाग में विभाजित हो गया था। एक आपका यूएसएसआर हो गया और दूसरा आपका अमेरिका हो गया। अमेरिका जो था वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी और यूएसएसआर जो था वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था पे आधारित था। अब देखो, एक टाइम के बाद ऐसे होता है कि यूएसएसआर का पतन हो जाता है। अब यूएसएसआर के पतन के क्या कारण थे उसे हम एक अलग वीडियो में समझ सकते हैं। अब इस टाइम पे सिर्फ इतना समझो कि यूएसएसआर का पतन हो गया। यूएसएसआर जो था वो एक अकेला देश नहीं था, ठीक है। इसमें 15 राष्ट्र आप कह सकते हो शामिल थे। अब इसके पतन का एक मुख्य कारण ये भी माना जाता है कि उस टाइम पे जो रशिया था ना, वो ज़्यादा ही शक्तिशाली इन सब में से बनता जा रहा था, तो एक मुख्य कारण इसे भी कहा जाता है। अब देखो, जब हम समझ लेते हैं कि अब ये सारी चीज़ें हो गई, यूएसएसआर का पतन होना शुरू हो गया। जब यूएसएसआर का पतन हो चुका था तब लोगों का, अब हमें पता है कि अब आपको इतना समझ आ गया है कि यूएसएसआर में क्या था, साम्यवादी व्यवस्था थी। अब जिस चीज़ का पतन हो रहा है उसमें जो क्वालिटीज़ थी उस पर से लोगों का विश्वास तो उठना शुरू हो जाएगा ना। तो ऐसा ही उस टाइम पर हुआ था। अब क्या हुआ कि इस टाइम पे आपकी क्या देखने को मिलता है, आपको शॉक थेरेपी देखने को मिलती है। शॉक थेरेपी क्या थी? आघात पहुंचाकर उपचार करने वाली टेक्निक थी, ठीक है, कि पहले दूसरे को नुकसान पहुंचा दो और उसके बाद फिर मरहम पट्टी कर दो। तो ऐसे ही माना जाता है इसको भी कि ये एक ऐसी नीति थी जिसे साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के देशों में लागू किया गया, ठीक है। और यह नीति जो थी वो आईएमएफ के द्वारा और विश्व बैंक द्वारा प्रस्तावित एक विशेष मॉडल के तहत अपनाई गई थी, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि आप क्या करोगे, साम्यवादी व्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की और ये जो देश थे यूएसएसआर में जो सम्मिलित देश थे उनको ले जाना था, ठीक है, ताकि क्या हो, वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके। साथ ही साथ जो भी उनका नुकसान हुआ है, जो भी अर्थव्यवस्था चरमराई है, वो लाइन पे आ जाए, ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य ये रहा था, लेकिन हालांकि परिणाम ऐसे नहीं निकले जिसे हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि उसकी विशेषताएँ क्या क्या थी, है ना। अब देखो, जब हम बात करते हैं शॉक थेरेपी की विशेषताओं की, तो सबसे पहले उसकी विशेषता है निजी स्वामित्व की स्थापना। अब क्या हुआ था कि शॉक थेरेपी की सर्वप्रथम विशेषता यही है कि संपत्ति का सबसे प्रभावी रूप जो था निजी स्वामित्व को मिल गया था। सारी चीज़ें हमने पढ़ा है कि निजी हाथों में सौंप दी जाती है, पूंजीवाद में तो यही होता है, ठीक है, निजीकरण हो जाता है चीज़ों का। तो यही यहाँ पर भी हुआ शॉक थेरेपी के बाद, ठीक है। राज्य की संपत्ति का निजीकरण हो गया। सार्वजनिक क्षेत्रों के जो उद्यमों और सामूहिक कृषि व्यवस्था को समाप्त करके निजी हाथों में सौंप दिया गया था। साथ ही साथ जो सामूहिक खेती थी उसको भी बंद कर दिया गया था और पूंजीवादी कृषि पद्धति को अपना लिया गया था, ठीक है। अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनके पास तीसरा विकल्प नहीं था इन देशों के पास। या तो आप साम्यवादी को चुनो या तो पूंजीवादी को चुनो। इसके अलावा जो अन्य देश थे यूएसएसआर में जो शामिल थे, उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था कि वो किसी और व्यवस्था को अपना सके। या तो पूंजीवाद या तो साम्यवाद, कोई मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं या कोई सी भी व्यवस्था नहीं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये एक और पॉइंट हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ मुक्त व्यापार और वैश्वीकरण का आग्रह। अब देखो, ये मान लिया गया था कि जितना अधिक व्यापार होगा उतना ही विकास होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। इसीलिए क्या किया गया था, मुक्त व्यापार को तेजी से अपनाया जा रहा था, ठीक है। सारी चीज़ें निजीकरण में, निजी हाथों में सौंपी जा रही थी। अब देखो, जब निजीकरण हो गया तो क्या होगा, सरकार का नियंत्रण अर्थव्यवस्था से हट जाएगा। ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ कि सरकार का जो नियंत्रण था वो अर्थव्यवस्था की जगह बाजार आधारित हो गया, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? सरकार के बजाय बाजार आधारित थी। और जो बाजार आधारित है इसका मतलब जो लोग, जो पूंजीपति वर्ग है, उनके हाथों में है, ये मान के चलो आप। साथ ही साथ सोवियत खेमों के देशों के बीच व्यापारिक सहयोग तोड़कर उन्हें पश्चिमी देशों से जोड़ा गया। अब देखो, पहले जो थे सोवियत खेमे में जो लोग थे वो सब वो एक साथ मिलकर काम करते थे, एक दूसरे से व्यापारिक संबंध बनाते थे, ठीक है, उसके साथ मिलकर काम करते थे। अब इनके बीच के व्यापारिक संबंधों को तौड़कर उनको क्या किया गया, पश्चिमी देशों की ओर धकेल दिया गया कि आप बाहर से व्यापार करो, ठीक है, जिससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ये मेन जो तौर पर मुद्दा था, यही दिखाया गया था कि आप अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाओगे तो आपका डेवलपमेंट पक्का है।
अब जान लेते हैं कि क्या एक्चुअल में उनका डेवलपमेंट हुआ था जिस हिसाब से वो चल रहे थे। अब समझते हैं शॉक थेरेपी के परिणाम। तो देखो, जब हम बात करते हैं शॉक थेरेपी के परिणामों की, तो शॉक थेरेपी के जो परिणाम थे ना, वो बिल्कुल वैसे नहीं थे जैसी आशा की गई थी। हमने अभी पढ़ा है कि शॉक थेरेपी के बाद ऐसा माना गया कि क्या पता डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है। जिस व्यवस्था से, जिस चरमराई हुई अर्थव्यवस्था से वो लोग गुजर रहे थे यूएसएसआर के देश, क्या पता वो सुधर जाए, लेकिन इसके उलट ही हो गया, ठीक है। जितना सुधरने का सोचा था कि वो और सुधर जाएंगे, उससे बदतर हालत उस टाइम पे बन चुकी थी। आप समझ लेते हैं ढंग से एक एक लाइन को पढ़ पढ़ के। तो सबसे पहले देखो क्या हुआ कि आर्थिक अस्थिरता और गिरावट हमें देखने को मिली। जो उनकी मुद्रा थी रूबेल, उसमें तेजी से गिरावट देखने को मिली। अब मुद्रा में तेजी से गिरावट देखने को मिली, यानी कि क्या हो रहा है, गरीबी आ जाएगी, ठीक है। सिंपल सा मान के चलो, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, तभी तो मुद्रा का मूल्य गिर रहा है। इतनी तेजी से मुद्रास्फीति इतनी तेजी से थी कि लोगों की जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म होती जा रही थी। साथ ही साथ मास प्राइवेटाइजेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, महाविक्री। अब देखो क्या हुआ था, जो महत्वपूर्ण उद्योग है उनकी कीमत को कम करके आका जा रहा था, कि उनकी जो एक्चुअल कॉस्ट है उससे भी कम करके बेचा जाता। मान के चलो एक प्लॉट है, ठीक है, सपोज मान के चलो एक प्लॉट या एक फर्म है, वो 25 लाख का है, ठीक है। अब उसको बहुत ही कम करके 5 लाख में बेचा जा रहा है, 10 लाख में बेचा जा रहा है। तो इस तरीके से हालत हो गई थी, ठीक है। उन्हें औने पौने दामों पर बेचा जा रहा था, मतलब बहुत ही कम दामों पर बेचा जा रहा था। इसीलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कब कहा, क्यों कहा गया, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया क्योंकि जो उद्योग थे, महत्वपूर्ण उद्योग थे, उनकी कीमत को कम करके आका गया और बहुत ही कम दामों में उन्हें बेच दिया गया, ठीक है। लगभग 90% जो उद्योग थे उनको निजी हाथों में सौंप दिया गया था, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन 90% तक हो चुका था, यानी कि सरकार के हाथ में ना के बराबर चीज़ें थी, बिल्कुल। साथ ही साथ जब हम बात कर लेते हैं तो अधिकार पत्र और कालाबाजारी भी हमें देखने को मिलती है। इसमें क्या था, नागरिकों को निजीकरण में भाग लेने हेतु अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकतर लोगों ने उन्हें मजबूर होकर काला बाजार में बेच दिए थे। कहने का मतलब ये था कि लोगों की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब उस टाइम पे हो चुकी थी कि कैसे ना कैसे करके उनको पैसा चाहिए था, है ना। क्योंकि महंगाई अगर देश में, राष्ट्र में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो कैसे ना करके आप ये थोड़ी देखोगे कि मैं कभी कहीं जाऊँगा, फिर उसके बाद वहाँ से अगर मुझे कुछ अच्छा मिला तो मैं लेके आऊँगा। लोगों के पास इतना टाइम नहीं था, ठीक है, और ना ही इतना पैसा था। तो इसीलिए उन्होंने जो अपने अधिकार पत्र थे ना, मान के चलो एग्जाम्पल की बात करती हूँ, मान के चलो ऑक्शन के लिए जो अधिकार पत्र मिले थे, वो भी उन्होंने क्या किया, काला बाजार में बेच दी, ठीक है। इतनी बुरी हालत हो गई थी। साथ ही साथ समाज कल्याण प्रणाली का विनाश हो गया। अब पुरानी समाज योजनाएं जो थी ना, सामाजिक कल्याण योजनाएं जो थी, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। क्यों ख़त्म हो चुकी थी, आपने पढ़ लिया है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया था, ठीक है। जब प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है, सारी चीज़ें राज्य के हाथों में से हट कर किसके पास चली जाती है, पूंजीपति वर्ग के पास चली जाती है, फर्म्स के पास चली जाती है, ठीक है। ऐसा मान के चलो, मतलब राज्य का नियंत्रण केवल ना के बराबर होता है इस व्यवस्था में। साथ ही साथ आम जनता जो थी और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं में भारी कमी हमें देखने को मिली है, क्योंकि सारी चीज़ें क्या किसके हाथों में चली गई, प्राइवेट हाथों में चली गई है, प्राइवेट फर्म्स के हाथों में चली गई है। तो ऐसा ही होगा, क्योंकि प्राइवेट फर्म्स का क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। प्राइवेट फर्म्स का ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना ही एकमात्र उद्देश्य होता है, ठीक है। लेकिन सरकारी जो फर्म्स है उनका उद्देश्य क्या होता है, आपको कल्याण भी करना है। उनका प्राइमरी जो है उद्देश्य, आप मान के चलो, वो यही है कि आपको क्या है, समाज का कल्याण करना है, उसके बाद प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट फर्म्स का इसका उल्टा होता है। अब देखो, साथ ही साथ बात कर लेते हैं मध्य वर्ग का पतन। अब इसमें क्या देखने को मिला था कि मध्य वर्ग जो था ना, वो हाशिए पर चले गए थे पूरी तरीके से। बुद्धिजीवी वर्ग थे, या तो वो बिखर गए थे, या तो अब वो देश छोड़ के ही जाने लग गए थे। इतनी बुरी हालत हो गई थी। नए पूंजीपति वर्ग का उदय हमें देखने को मिला। एक नया अमीर वर्ग उभरा जिसने महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों पर कब्जा सा कर लिया था। अब देखो, खाद्य संकट भी हो गया था। सामूहिक कृषि प्रणाली टूटने के बाद क्या हुआ था, खाद्य सुरक्षा पूरी तरीके से कमज़ोर हो गई थी। रूस जैसे देशों को खाद्य आयात करना पड़ रहा था। अब इन देशों को भी क्या करना पड़ता, बाहर से खाना मंगाना पड़ रहा था। इतना ज़्यादा किल्लत हो गई थी, आप ऐसा मान के चलो, ठीक है।
खाने की इतनी ज़्यादा कमी हो गई थी, उत्पादन में गिरावट हो गई थी। अब 1999 तक जो रूस का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी था उसकी तुलना में 1989 की तुलना में जो था ना वो पूरी तरीके से नीचे चली गई थी। मतलब 99 में उनका जो जीडीपी था वो 98 की तुलना के मुकाबले भी, यानी कि 10 साल के मुकाबले भी नीचे, उससे भी नीचे चली गई थी। तो इतनी बुरी हालत हो गई थी, 10 साल पीछे से भी बेकार हालत में जा चुके थे वो लोग। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए, किस उद्देश्य से लाया गया था वो तो हुआ, लेकिन जो एक्चुअल में समझा गया था, लोग समझे, राष्ट्रों ने समझा कि उनका विकास होगा, उसके उलट ही हमें देखने को मिला। 2 मिनट में शॉक थेरेपी का रिकैप ले लेते हैं कि हमने अभी क्या क्या पढ़ा। तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा कि शॉक थेरेपी एक जो थी नई व्यवस्था, नई आर्थिक नीति अपनाई गई। कब अपनाई गई? सोवियत संघ के पतन के बाद अपनाई गई। इसे विश्व बैंक और IMF के सुझाव से लागू किया गया था। और इसका मकसद क्या था? मेन मुद्दा क्या था कि जो समाजवादी देश है उनको पूंजीवाद में बदल देना है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदल देना है। साथ ही साथ क्या हुआ? राज्य की संपत्ति का निजीकरण होना शुरू हो गया, जैसे कि हमने पढ़ लिया। ठीक है, सामूहिक खेती को खत्म करके निजी खेती और पूंजीवादी कृषि अपनाई गई थी। साथ ही साथ सरकारी नियंत्रण को हटा दिया गया था, बाजार को पूरी तरीके से छूट दी गई थी। ठीक है, मुक्त व्यापार हो गया, मुद्राओं का अदला बदली जो हो गया और बाहरी निवेश जो था उसको बढ़ावा दिया गया। साथ ही साथ तीसरा कोई विकल्प नहीं था, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, या तो आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर अपनाओ या तो साम्यवादी। इसके अलावा कोई अनुमति नहीं थी, आप किसी और चीज़ को अपना ही नहीं सकते थे। परिणाम क्या निकले? फटाफट परिणाम भी हम देख लेते हैं। तो देखो, परिणाम ये निकले कि महंगाई जो थी वो बढ़ गई, मुद्रा की कीमत जो थी वो गिर गई, लोगों की जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म होने लगी, इतनी बेकार हालत हो गई थी। गरीबी और बेरोजगारी जो थी वो तेजी से बढ़ने लग गई थी। मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग कमज़ोर हो गया था। अमीरों का एक नया वर्ग हमें देखने को मिलता है कि उस टाइम पे अमीरों का एक नया वर्ग उभर के निकला। ठीक है, और रूस जैसे देशों को खाद्य संकट जो था वो झेलना पड़ा और आयात करना पड़ा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।